नमस्ते दोस्तों, पीसी सेंचुरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान की चर्चित व्यक्तित्व पढ़ रहे थे। ईओ आरओ का करंट जीके का टारगेट लेकर के हम चल रहे थे। यह आपके आगामी भर्तियों के लिए, खूब सारी भर्तियों के लिए भी काम करेगा, बहु उपयोगी होएगा, परीक्षा उपयोगी रहेगा और आपके परीक्षा की रामबाण औषधि के रूप में हमारी ये क्लास रहेगी। रटाफिकेशन नहीं करना है, तोता मैना की तरह रटना नहीं है। यदि ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट आया है तो मैं उसे ज्योग्राफी की भांति आपको एक मैप बना करके, राजस्थान के मैप के अंदर हिस्ट्री का आया है तो भी स्टैटिक्स जीके में हम स्टैटिक जीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहां से स्टैटिक जीके बनता है, मूलभूत आधारभूत एक सीनियर पास लड़का या लड़की स्टूडेंट किस प्रकार जीके की तैयारी कर सकें, बिल्कुल बेस्ट लेवल से हम इस जीके को लेकर के चलते हैं। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना आपका परम धर्म है और हमें प्रोत्साहन करना आपका धर्म है। हम राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व में आज लेकर के आए हैं इकराम राजस्थानी, पारसमल जांगीर, अरुंधति चौधरी, डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, प्रिया सिंह, अशोक चांदना, राजीव महर्षि। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इकराम राजस्थानी। इकराम राजस्थानी ये वैसे सिक्कर संगीत घराने से संबंधित रहे हैं। इनके पिताश्री जयपुर घराने से संबंधित रहे। एक ऐसा परिवार है जो लंबे समय से ये संगीत घराने से जुड़ करके रहे। इनकी वर्तमान की गजलें, लोकगीत काफी प्रसिद्ध है। इकराम राजस्थानी, इन्होंने अपनी कलम और जुबान देश प्रेम को समर्पित कर दी। इन्हें खूब सारे सम्मान मिल चुके हैं, जिनके अंदर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इन्हें मिला है। इनकी जो उपाधि है, लोगों ने इनकी उपाधि लोकमान उपाधि दी है, यानी ये लोगों के मान्य है, प्रिय है। महाकवि बिहारी पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्र रत्न पुरस्कार, वाणी रत्न पुरस्कार, तुलसी रत्न पुरस्कार, समाज रत्न पुरस्कार आदि इन्हें अलग अलग प्रकार के पुरस्कार मिले हुए हैं। मुरुद्रसु निपजा, ये गीत वर्तमान में मुरुद्रसु निपजा गीत है, ये इनका गीत अभी हाल ही गजल के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कलम जिंदा रहे, इनके बारे में इन्होंने कलम चलाई है। इनकी कलम आज के भारत के प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर भी चली है और इन्होंने लिखा है कलम जिंदा रहे। ये अपने कलम के बारे में मां सरस्वती से वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरी लेखनी पर इतना एहसान कर दे हे मां। मां सरस्वती से वीणा पाणी से कहते हैं, उस कमल आसानी से कहते हैं, उस धवल जो वस्त्र पहनी हुई है उनसे कहते हैं, हंस वाहिनी से कहते हैं। ये कहते हैं कि मेरी लेखनी पर इतना एहसान कर दे मां, मैं जो भी शब्द लिखूं उसे हिंदुस्तान कर दे मां, यानी मेरा हर शब्द उसे हिंदुस्तान में पिरो दे मां, हिंदुस्तान कर दे मेरा शब्द। इतना ये लिखते हैं। ये लिखते हैं कि साहित्य कैसा होना चाहिए और साहित्य कहाँ होना चाहिए, साहित्य है क्या। ये उदाहरण देकर के भी कहते हैं कि जिस प्रकार जब लाल किले की सीढ़ियां या संसद की सीढ़ियां, जवाहरलाल नेहरू किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है कि जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियां चढ़ रहे थे और जवाहरलाल नेहरू चढ़ते हुए थोड़े लड़खड़ा गए थे। तब उस समय राष्ट्रभक्त देश कवि दिनकर जी उनके साथ थे और उन्होंने उनको, नेहरू जी को संभाला। तब नेहरू जी ने कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे संभाला। तो दिनकर जी बड़े मुंह फट थे और बड़े निर्भीक थे। हालांकि वो कांग्रेस से चुन करके आते थे राज्यसभा में जब होता था, लेकिन बड़े मुंह फट थे और उन्होंने फटाक से कहा कि चिंता मत करो नेहरू जी, जब भी देश लड़खड़ाएगा, जब भी राजनीति गंदी परिपाटी पर चलेगी, जब भी देश और एशिया भाव जगेगा और देश जब नेता के लोगों के द्वारा लड़खड़ाएगा, तब ये साहित्य, ये कवि इस देश को संभालेंगे। तो साहित्य के बारे में इकराम राजस्थानी ने बहुत सही कहा है कि अंधेरा वहां है जहां आदित्य नहीं है, अंधेरा वहां है जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। और साहित्य के बल पे ही इन्होंने खूब सारी, इकराम राजस्थानी ने वर्तमान में, आप जवाहरलाल राजस्थान बाल साहित्य अकादमी, जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के आप अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी।
जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी अध्यक्ष पूछा जा सकता है। इकराम राजस्थानी कौन है? ये इकराम राजस्थानी वो है जो जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है, इकराम राजस्थानी। इन्हें हाल ही लोक कवि मोहन मंडरेला लोक साहित्य सम्मान दिया गया। लोक कवि मोहन मंडरेला लोक साहित्य सम्मान दिया गया। ये 25वां लोक कवि मोहन मंडरेला सम्मान था और वो राजस्थान इकराम राजस्थानी को दिया गया। इकराम राजस्थानी को जो लोक कवि मोहन मंडरेला साहित्य सम्मान दिया वो साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से दिया गया। साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से दिया गया। ये वो व्यक्तित्व है, विश्व के वो प्रथम व्यक्तित्व है जिन्होंने पवित्र कुरान शरीफ का अनुवाद हिंदी और राजस्थानी में भावानुवाद किया, यानी भाव को व्यक्त करने वाला अनुवाद किया। राजस्थानी में प्रथम कुरान शरीफ का अनुवाद किसने किया? इकराम राजस्थानी ने किया। तो वो है इकराम राजस्थानी। इन्होंने राजस्थानी और हिंदी दोनों में कुरान शरीफ का अनुवाद किया, वो है हमारे इकराम राजस्थानी। अब आते हैं पारसमल जहांगीर। पारसमल जहांगीर आप असिस्टेंट जेलर थे और प्रमोट होकर के वर्तमान में आपको आपके कार्य उद्यमिता, कुशलता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव होने के कारण आप राज्य अधिकारियों के साथ में तालमेल बिठा करके राजस्थान के बंदी सुधार कारागृह पे आपने विशेष कार्य किया। आप जहां भी गए जेलों के अंदर खूब सुधार का कार्य किया। जेलों के अंदर बंदियों के साक्षरता बढ़ाने का कार्य सर्वप्रथम सबसे ज्यादा और कुशलता पूर्वक करने का, समर्पित भाव से करने का श्रेय आपको दिया जाता है। आपने इग्नू के सेंटर आपने खूब सारे जेलों में खुलवाए। आपने राजस्थान जो कोटा ओपन, वर्धमान महावीर कोटा ओपन विश्वविद्यालय, उसके भी सेंटर आपने उन सुधार गृहों में, उन जेलों में, बंदी गृहों में आपने खुलवाए और बंदियों को ज्यादा से ज्यादा साक्षरता की ओर मोड़ने का कार्य आपने अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय कार्य किया। इतना अनुपम कार्य किया कि आप जब पुलिस अधीक्षक न होते हुए भी आपको जेटीआई जेलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल बनाया गया। बाद में आप जब प्रिंसिपल बन गए तब आपने राजस्थान के जो सरकारी जेलर कर्मचारी है, जेल कर्मचारी है, बंदी गृह और सुधार गृह के जो कर्मचारी है उनके और अधिकारियों में प्रशिक्षण का मैन्युअल तैयार किया। और आपने जो भारत सरकार की जो पाठ्यक्रम समिति गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी, आप उस समिति में रहते हुए 50 से अधिक मैन्युअल आपने 2021 और 22 में तैयार करवाए। अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का मैन्युअल कैसे हो, जेल बंद करने का, जेल खोलने का मैन्युअल कैसे हो। यदि अंग्रेजी की इतनी टफ भाषा थी कि वो अंग्रेजों के काल की भाषा थी, जब जेलों में अंग्रेज राजकारियों के माध्यम से जो मैन्युअल डाले गए थे उनका आपने हिंदी और सरल भाषा में अनुवाद करके आपने राजस्थान और भारत के विभिन्न जेलों के अंदर ऐसे मैन्युअल तैयार करवाए कि साधारण जेल प्रेरी भी समझ करके जेल बंद करने, खोलने और जेल का जो प्रोसीजर होता है उसे पूर्ण करने में सहायता मिल सकती है। ऐसे कार्य आपने, अद्भुत कार्य आपने जेलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर के प्राचार्य रहते हुए किए। वर्तमान में आप हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक है अजमेर और जेलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जेटीआई के आपने प्राचार्य रहते हुए ऐसे कार्य किए। जब आपने इतना सुधारात्मक कार्य, बंदी सुधारात्मक कार्य पे आपने जब फोकस किया, तब गैर सरकारी संस्था द्वारा दिया जाने वाला तिनका तिनका अवार्ड भी आपको मिला। अभी आप राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हुए हो। पारसमल जहांगीर अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हुए और ये राजस्थान से सम्मानित होने वाले एकमात्र जेल पुलिस अधीक्षक है। और आप अभी राजस्थान हाई सिक्योरिटी जेल केवल एक है और वो अजमेर में, जहां हार्डकोर अपराधी रखे जाते हैं, जो दुर्दांत अपराधी होते हैं उन्हें वहां रखा जाता है। उन हाई सिक्योरिटी जेल के आप अधीक्षक के पद पे कार्यरत हो। आपको 1 साल से कम समय के भीतर आपको 2 अवार्ड मिले। तिनका तिनका अवार्ड भी आपको दिया गया
और वर्तमान में आपको राष्ट्रीय स्तर पे महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव के हाथों महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र आपको मिला। वर्तमान आप हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक अजमेर है, जेलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जेटीआई रहते हुए आपने बहुत अद्भुत कार्य किया। 2021-22 में आप प्राचार्य रहते हुए 50 ट्रेनिंग मैनुअल तैयार किए जो कारागार कर्मचारी और अधिकारी प्रशिक्षण के लिए सहायक हुए। कारागार सुधारात्मक और कारागार प्रशासन के लिए आपको तिनका अवार्ड मिला था। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जिसका उद्घाटन अहमदाबाद के अंदर भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान माननीय अमित शाह ने खुद किया था और वो अहमदाबाद से किया था। तो इतना बड़े प्रोग्राम का आपने सदस्य रहते हुए नेतृत्व किया और इस प्रकार आपको राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया। आगे आते हैं अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी, राजस्थान सरकार ने एक घोषणा कर रखी है कि जो भी स्पोर्ट्स कोटे से होगा उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी दी जाएगी। एक निश्चित परसेंटेज बांध दिए गए और जो भी नेशनल खेलता है या स्टेट खेलता है विशेष कोटा निर्धारित कर दिया जाता है और स्पोर्ट्स कोटे से खिलाड़ियों को अलग अलग सरकारी नौकरी दी जाती है। अरुंधति चौधरी राजस्थान की वो प्रथम महिला है जिनको स्पोर्ट्स कोटे से सेना में आपको स्थान दिया गया। स्पोर्ट्स कोटे से महिलाएं खूब आरपीएस बनी है, एसआई बनी है, कांस्टेबल बनी है, एलडीसी बनी है, अलग अलग भर्तियों में गई है। लेकिन अरुंधति चौधरी राजस्थान की वो प्रथम महिला है जिसने ये कोटा से प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी है और राष्ट्रीय बॉक्सिंग राजस्थान की वो प्रथम खिलाड़ी है जो स्पोर्ट्स कोटे से भारतीय सेना में हवालदार रैंक में शामिल हुई है। यानी इसने हवालदार रैंक दी गई है। जैसे हमारी कृष्णा पूनिया जो वर्तमान में चूरू से विधायक है वो स्पोर्ट्स कोटे से उन्हें सरकारी नौकरी दी गई। लेकिन अरुंधति चौधरी कोटा की वो खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मेडल लेके आई और उन्हें भारतीय सेना में राजस्थान से जाने वाली प्रथम महिला है। भारतीय सेना में इन्हें स्थान दिया गया और हवालदार रैंक के में ये शामिल हुई। ये प्रथम महिला खिलाड़ी है जो स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल हुई। इस प्रकार अरुंधति चौधरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और क्यों वर्तमान में चर्चा में रही? क्योंकि इन्हें स्पोर्ट्स कोटे से राजस्थान की वो प्रथम महिला होने का सौभाग्य प्राप्त है जो स्पोर्ट्स कोटे से भारतीय सेना में हवालदार रैंक पे गई। अलग अलग खिलाड़ी, अलग अलग महिला खिलाड़ी अलग अलग भर्तियों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो महिला होते हुए भी सेना में हवालदार रैंक पे गई है। आगे हमारी है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, आप वर्सेटाइल जीनियस हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपने खूब सारी डिग्रियां हासिल की है, लेकिन वर्तमान में ज्योति किरण शुक्ला सुर्खियों में आई। उसका एक कारण है कि G20 विकासशील देशों का संगठन G20 वो उभरता हुआ देशों का संगठन है कि विश्व की जीडीपी की 85% G20 नेतृत्व करता है। विश्व की जीडीपी जितनी 217 देश है विश्व में, 217 देशों की जीडीपी का 85% कौन हक रखता है? G20 के देश रखते हैं। G20 के देश 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिकार रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% केवल G20 के देश करते हैं और विश्व की 2/3 जनसंख्या G20 के देशों में बसती है। तो वो G20 जिसकी 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से अध्यक्षता भारत के पास आ गई और भारत इसकी 1 साल के लिए अध्यक्षता करेगा। 2022 में बाली में इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? बाली में इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ था। ये हमारा इंडिया, इधर हम बांग्लादेश कह सकते हैं, उसके पास में म्यांमार, थाईलैंड और इस प्रकार मलेशिया और सिंगापुर
और फिर यहाँ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 13,200 देशों का, 13,200 द्वीपों का, 13,200 द्वीपों का एक देश है और विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। विश्व की दूसरी सर्वाधिक मुस्लिम भारत में रहते हैं, लेकिन विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। हम पाम ऑयल सर्वाधिक इंडोनेशिया से मंगवाते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप है जैसे बाली, बोर्नियो, तो सुमात्रा, जावा, ये इंडोनेशिया के द्वीप है। इंडोनेशिया कुल द्वीपों की संख्या 13,200 के लगभग है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है घना बसा बाली। बाली में 2022 G20 का सम्मेलन हुआ था और बाली के बाद में G20 का 2023 का सम्मेलन औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को भारत के पास आ गई और भारत G20 की अध्यक्षता 1 साल के लिए करेगा। सितंबर महीने में, सितंबर 2023 में दिल्ली में 2023 का सम्मेलन भारत में होगा। 2023 का सम्मेलन भारत में होगा और 2024 का जो सम्मेलन होगा G20 का, वो होगा ब्राजील में। ब्राजील में 2024 का। देखो 2022 का कहां हुआ? बाली में। बाली कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में। विश्व के घने बसे द्वीपों में से एक है बाली। और इस प्रकार 2023 का G20 का सम्मेलन भारत में होगा, 2024 का ब्राजील में होगा। G20 क्यों सुर्खियों में, क्यों प्रसिद्ध है? उसका एक कारण है कि G20 कितना ताकतवर है। अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी 85% जीडीपी विश्व की अकेला G20 नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है। कुल विश्व की जीडीपी का उत्पादन करने में 85% योगदान है। विश्व के 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड पे G20 देशों का अधिकार है। विश्व की 2/3 पॉपुलेशन, विश्व की 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन G20 के देशों में बसती है। तो इतना ताकतवर संगठन है G20। इस G20 की जब बात आ गई, तब हम ये कहते हैं कि बाली में 2022 में हुआ, 2023 में भारत में, 2024 में ब्राजील में होगा। अब देखो प्रगति मैदान में होगा, भारत इसका नेतृत्व करता है। लेकिन भारत के लिए क्या है, फेमस क्यों है? जब बात निकली किसकी? हमारी राजस्थान की चर्चित पर्सनालिटी डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला क्यों सुर्खियों में आई? क्योंकि G20 अलग अलग क्षेत्रों पे काम करती है। G20 की 2 समानांतर ट्रैक है। G20 के 2 समानांतर ट्रैक है। 2 समानांतर ट्रैक है। 2 समानांतर ट्रैक क्या है? एक ट्रैक है वो है फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक, एक ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक, और एक ट्रैक है वो ट्रैक है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक। देखो फाइनेंस ट्रैक है ना, इसका जो नेतृत्व करता है ना, वो करते हैं केंद्रीय बैंक के गवर्नर। केंद्रीय बैंक के गवर्नर है ना, वो फाइनेंस बैंक का करते हैं। साथ कौन देगा इनका? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर मिलकर के जो G20 के 2 समानांतर ट्रैक है, उनके फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व करते हैं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री। और शेरपा जो ट्रैक है, शेरपा ट्रैक का नेतृत्व जो करते हैं, उनमें शेरपा होते हैं। और शेरपा एज ए किसी राष्ट्राध्यक्ष का, किसी प्रधानमंत्री का, किसी देश के प्रधानमंत्री का, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का, किसी देश के राष्ट्रपति का राजदूत होता है। वो उसके दूत की भांति कार्य करता है और वो संदेश को एज ए राष्ट्राध्यक्ष के मुखारविंद से मुखरित होने वाली वाणी के रूप में उस संदेश को मुखरित करता है। वो कौन होता है? शेरपा। और भारत का शेरपा वर्तमान में G20 का कैसे बनाया गया? अमिताभ कांत को बनाया गया है। ये अमिताभ कांत वही है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। मोन्टेग सिंह अहलूवालिया के बाद में अमिताभ कांत को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो भारत के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। अब देखो भारत ने क्या किया है कि हमारा दिल, हमारी संस्कृति, हमारा समाज एक बहुत गहरी पैठ रखता है। और मिस्र, यूनान और रोमा
सब मिट गए, लेकिन कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं। अपने अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेषता है कि हम कभी मिटे नहीं। इसीलिए हमने एक बड़ा थीम रखा G20 का। G20 की हमारी जो थीम है, G20 की हमारी जो थीम है वो बहुत बड़ी है। वो है एक पृथ्वी। हम पृथ्वी को अलग अलग नहीं बांट सकते, महाद्वीपों में, महासागरों में, महाद्वीपों में। एक पृथ्वी क्या है? वो एक परिवार। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इस पृथ्वी पर बसने वाले सारे लोगों का भविष्य क्या है? एक ही भविष्य है। और हमें इस प्रकार एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये G20 की थीम है। G20 की थीम 2023 की भारत की तरफ से निर्धारित की गई थीम है और वो है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसका एक ध्येय वाक्य भी है जो भारत की तरफ से निर्धारित किया गया है 2023 के। हमारा दिल बड़ा है, हम कभी भी छोटी मोटी बातों के लिए नहीं लड़ते हैं और हम पूरे विश्व को क्या मानते हैं? इस वसुंधरा को हम एक परिवार मानते हैं और कुटुंब मानते हैं। इसलिए हमने इसका ध्येय दिया। क्या दिया? इसका हमारा ध्येय है और वो है वसुदेव कुटुंबकम। बहुत ही सुंदर है, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, ये इसका ध्येय। यदि इसकी थीम पूछ ली जाए तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और यदि इसका ध्येय वाक्य पूछ लिया जाए तो है वसुदेव कुटुंबकम। अब देखो, हमने जब शेरपा की बात की कि इसके दो समानांतर ट्रैक है, एक है फाइनेंस ट्रैक और एक है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक हमने बताया कि वो किसी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति का ऐसे वो दूत के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा अमिताभ कांत हमारा शेरपा है। इन शेरपाओं की दिसंबर के महीने में मीटिंग हुई थी और वो सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे राजस्थान के झीलों की नगरी, विश्व के सबसे सुंदर देशों में से एक, विश्व के सबसे पर्यटक स्थलों में से एक, झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ था। शेरपाओं की मीटिंग कहां हुई? उदयपुर में। और अखबारों की सुर्खियों में रहा। उन शेरपाओं को राजस्थान का कुंभलगढ़ का किला बताया गया, आसपास के हिस्टोरिकल पैलेस उनको सीन करवाए गए। तो ये हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन शेरपाओं को, जब अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के जो दूत आए थे, राजदूत आए थे, उन्हें शेरपा कहा जाता है। हमारे अमिताभ कांत भी शेरपा के रूप में उदयपुर में शामिल थे। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही G20 देशों का शेरपाओं का सम्मेलन कहां हुआ? तो पूछा जा सकता है, तो अपन कहां कहेंगे? वो कहेंगे कि हमारे उदयपुर में हुआ। अब देखो आगे चलते हैं। हमारे जब ज्योति किरण शुक्ला की बात आई, आप वैसे बीजेपी माइंडेड है, आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के चलने वाली है और आपको पूर्व राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त है। आपने खूब सारी डिग्रियां हासिल की है, आप PhD धारी है 2-3 सब्जेक्ट में, आप वर्सेटाइल जीनियस है। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, आप एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और आप एक थिंकर के रूप में कार्य करती है, इसलिए आपको पूर्व वित्त सचिव होने का गौरव प्राप्त है। और आपको हाल ही G20 की, जो G20 महिला समूह होता है, G20 महिला समूह होता है, इस G20 महिला समूह की सदस्य बनाई गई। किसको? डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला को क्या बनाया गया? G20 की महिला सदस्य डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला को G20 महिला सदस्य, जो महिला समूह है, उसकी क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। सदस्य बनाया गया। ये जो G20 महिला समूह जो भारत की तरफ से है, करेगा क्या? ये जेंडर इक्वलिटी को निर्धारित करेगा। आज वर्तमान में जैसे हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में समझाया जाता है कि इतनी जागरूकता बच्चों में होनी चाहिए, गुड टच बैड टच। ये क्या गुड टच बैड टच इसलिए बताया जाता है, ये एक जेंडर इक्वलिटी की तरफ हमारा समाज जाए। हमारे समाज की सोच है वो बहुत बड़ी हो, हमारे समाज की सोच विस्तृत हो और इस प्रकार महिलाओं में जागरूकता आए और जेंडर इक्वलिटी और अपने अधिकारों के लिए महिलाएं निर्भीक हो, वो परबंधित हो, उसे किसी भी प्रकार का बंधन में वो बंधी हुई नहीं हो। तो डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला उस जेंडर इक्वलिटी की हमेशा दमदार आवाज रही है, वो है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। इसलिए डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला को G20 महिला भारत की तरफ से जो समूह था उसकी सदस्य बनाया गया। इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो हमारी जो केंद्रीय
संगीत नाटक अकादमी है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष जो है डॉक्टर संध्या पुरेसा। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेसा। इसको इस G20 महिला समूह का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर संध्या पुरेसा को। फिर देखो, यदि जब डॉक्टर संध्या पुरेसा जो संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष है, G20 महिला समूह के अध्यक्ष बनाई गई डॉक्टर संध्या पुरेसा। इसमें सदस्य जो शामिल किया गया उसमें हमारे राजस्थान से हैं डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला ये राजस्थान से हैं, इसलिए ये सुर्खियों में रही, डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। इसके अलावा जो सदस्य है वो है प्रोफेसर सामिका रवि। प्रोफेसर सामिका रवि, भारती घोष और चौथी है हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज की रवीना टंडन और पांचवी है वो है बांसुरी स्वराज। तो विदित है कि 5 मेंबर बनाए गए हैं, सदस्य बनाए गए हैं। G20 वुमेन जो ग्रुप क्रिएट किया है, G20 वुमेन ग्रुप जो क्रिएट किया उसकी 5 मेंबर है। जो 5 मेंबर है उन 5 मेंबर की लीडरशिप कर रही है वो संगीत नाटक अकादमी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर संध्या पुरेसा। और उसमें जो 5 मेंबर है वो कौन कौन से हैं? डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, प्रोफेसर सामिका रवि, भारती घोष, रवीना टंडन, बांसुरी स्वराज। ये RS मेन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ RS प्री में पूछेगा तो ढंग अलग होगा, और RS मेन में सीधा पूछा जा सकता है कि G20 महिला ग्रुप के बारे में बताइए। तो अपने को टिप्पणी करनी होती है कि G20 महिला समूह सदस्य जो बनाया गया है वो जेंडर इक्वलिटी, अत्याचार शोषण महिलाओं के प्रति और जो महिलाओं को बंधित करते हैं उन के लिए प्रबंधित करने की कार्रवाई करता है G20 महिला समूह। उसकी अध्यक्षता कर रही है संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष है डॉक्टर संध्या पुरेसा, और 5 महिलाओं को G20 महिला समूह के सदस्य बनाई गई है। वो राजस्थान से हैं डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, प्रोफेसर सामिका रवि, भारती घोष, रवीना टंडन, बांसुरी स्वराज। इनमें से यदि क्वेश्चन RS मेन में टिप्पणी करो, ऐसा भी किसी व्यक्तित्व पे टिप्पणी का आ जाए तो ये भी आ सकता है कि डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला पे टिप्पणी करें। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला वर्तमान में G20 महिला समूह की सदस्य बनाई गई है। G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में सितंबर महीने में भारत में आयोजित होगा। 1 दिसंबर 2022 को भारत G20 की औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है। और इसके अलावा यदि डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला पे थोड़ी ज्यादा टिप्पणी करनी है तो अपन लिख सकते हैं कि आप पूर्व वित्त आयोग की अध्यक्ष भी रही है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। अब देखो, जब वित्त आयोग आ गया तब अपन बात करते हैं वर्तमान में जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह है। ये कांग्रेसी है, प्रद्युम्न सिंह है, कांग्रेसी है। और प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया। प्रद्युम्न सिंह अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं। हालांकि टीचर्स को किसी भी राजनीति से टिक्का टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, फिर भी जब अपन पढ़ते हैं तब एक जागरूकता के लिए एक इंसान को कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपने को पता भी होना चाहिए। तो प्रद्युम्न सिंह जो है वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इसके 2 सदस्य होते हैं और अमूमन ये होता है कि एक सदस्य विपक्ष का पार्टी का होता है, विपक्ष के पार्टी का होता है, और विपक्ष की पार्टी का है वो है अशोक लाहोटी। अशोक लाहोटी वर्तमान में सांगानेर से विधायक है। और इन्होंने तो पूर्व बीजेपी के नेता थे घनश्याम जी तिवारी, जो वर्तमान में राज्यसभा से राजस्थान से गए हैं बीजेपी की तरफ से। उन घनश्याम जी तिवारी को हराने का कार्य अशोक जी लाहोटी ने किया था। अशोक लाहोटी वर्तमान में बीजेपी पार्टी से संबंध है।
जब प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान गुलाबचंद कटारिया से वित्त आयोग के लिए एक सदस्य का नाम पूछा तो उन्होंने अशोक लाहोटी का नाम दिया था। तो श्रीमान गुलाबचंद कटारिया द्वारा नामित अशोक लाहोटी, जिन्हें वित्त आयोग में सदस्य बनाया गया बीजेपी की तरफ से। अमूमन ऐसा होता है कि दो सदस्य में से एक विपक्ष के किसी पार्टी का बंदा हो सकता है, मेंबर हो सकता है, और एक है जो हमारे श्री लक्ष्मण सिंह रावत है। आप पूर्व विधायक है और आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं। अब जब बात आ गई टिप्पा टिप्पणी तो श्री लक्ष्मण सिंह रावत है, वो राजेश पायलट के खास मित्र हुआ करते थे। राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के खास मित्र हुआ करते थे, और आपका हमेशा झुकाव राजेश पायलट की तरफ रहा। और आप उस गुट से आते हैं जो सचिन पायलट का गुट है, जो राजनीति के दो धुरंधर है, उन धुरंधरों में से आप लक्ष्मण सिंह रावत पूर्व कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। आपके बेटे हैं सुदर्शन देव, ये भीम से वर्तमान विधायक है, सुदर्शन देव रावत। आप राजसमंद के भीम से विधायक है। इस प्रकार विधायक के पिता है श्री लक्ष्मण सिंह जी रावत, जो राजस्थान वित्त आयोग में मेंबर है। दो मेंबर है, अशोक लाहोटी, श्री लक्ष्मण सिंह रावत, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। बात कहां से निकली? बात यह निकली कि डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला पूर्व राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, और राजस्थान वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसे संविधान में जगह दी गई है। ग्राम पंचायतों को और पंचायती राज के अंतर्गत एवं नगर पालिकाओं को जो धन आवंटन का कार्य किया जाता है वो वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। कभी आपको इसके बारे में भी विस्तृत बताएंगे। अब जल्दी लौटते हैं अपन, वो आगे आते हैं प्रिया सिंह। अगली हमारी पर्सनालिटी है प्रिया सिंह। अब प्रिया सिंह पूछा जा सकता है, प्रिया सिंह कौन है? प्रिया सिंह जैसा कि इनका नाम है सिंह, प्रिया सिंह, और शेरनी का कार्य इन्होंने किया है। और पुरुषों के जो जिन कुशलता पे, जिन उद्यमिता पे, जिन कार्यों पर पुरुषों का ज्यादा दबदबा रहता है, उन पुरुषों के कार्यों पे इन्होंने सबसे ज्यादा अपना दबदबा बता करके पुरुषों को पटकनी दी है। हमारे राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है प्रिया सिंह। कहां की है? बीकानेर की रहने वाली है, और ये एक महिला बॉडी बिल्डर है, महिला बॉडी बिल्डर है। इन्होंने क्या कार्य किया कि ये जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और यहां पड़ता है थाईलैंड हाथियों का देश, चावल के निर्यात के लिए जाना जाता है, हाथियों के देश के रूप में जाना जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और थाईलैंड का एक समुद्र के किनारे बहुत ही सुंदर बीच वाला एक शहर है जहां हर लोग जाना पसंद करते हैं, और वो शहर है पटाया। इस पटाया के अंदर है 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग महिला प्रतियोगिता हुई थी। कौन सी प्रतियोगिता हुई? महिला प्रतियोगिता। पटाया प्रतियोगिता हुई। थाईलैंड के पटाया शहर में 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग महिला प्रतियोगिता हुई, और हमारी प्रिया सिंह ने भारत का नेतृत्व किया, और कौन सा स्वर्ण जीत के आई? स्वर्ण जीत करके आई। ये पदक कौन सा जीत के आई? स्वर्ण पदक प्राप्त करके आई। इसलिए इन्होंने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से भी इन्होंने मीटिंग की, और इस प्रकार प्रिया सिंह बीकानेर का प्रतिनिधित्व करती है, और ये राजस्थान से 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग महिला प्रतियोगिता पटाया थाईलैंड में हुई, वहां से आप गोल्ड मेडल जीत करके आई, इसलिए आप सुर्खियों में रही। इसके बाद में आते हैं अशोक चांदना। जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ाया था,
वर्तमान में अशोक चांदना आरसीए राजस्थान क्रिकेट एकेडमी से उलझने के कारण, और राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष कौन है? हमारे मुख्यमंत्री साहब के राजकुमार वैभव जी गहलोत है, वैभव जी गहलोत है। और ये वर्तमान में कुछ निर्माण कार्यों के लिए सुर्खियों में रहे। लेकिन इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन क्या आएगा? वो ये आएगा कि अशोक जी चांदना को हाल ही सम्मानित किया गया है, और सम्मानित जो किया गया है वो विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड दिया गया है। किसके लिए? विमेन इकोनॉमिक फोरम, विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से इन्हें एक पुरस्कार दिया गया है जिन्हें लीडर ऑफ डिकेड कहा जाता है। इन्हें लीडर ऑफ डिकेड जो पुरस्कार दिया है, लीडर ऑफ डिकेड जो पुरस्कार दिया है वो दिया है विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर। और किसके लिए दिया है? कि अशोक चांदना के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के उत्थान के लिए जो विशेष प्रकार की योजनाएं, विशेष प्रकार के जो कार्य किए गए वो बड़े अद्भुत कार्य थे, और एक अनुकरणीय कार्य थे, एक आदर्श कार्य थे। उन महिलाओं के उत्थान और बालिकाओं के उत्थान के लिए जो आपने अशोक चांदना राजस्थान सरकार में युवा एवं खेल मंत्री है। आपके नेतृत्व में ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मैच हुए थे, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 30 लाख खिलाड़ी खेलने का श्रेय दिया जाता है। अशोक चांदना के नेतृत्व में युवा एवं खेल प्रभार के रूप में आपने लीडरशिप की थी, अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की तरफ से। वर्तमान में अशोक चांदना जो युवा एवं खेल मंत्री है, इन्होंने जून महीने में 23 जून को राजीव गांधी ग्रामीण का सेकंड आयोजन, जो हर साल इन्होंने कराने का आयोजन रखा था, वो 23 जून को यानी जून महीने के अंतिम सप्ताह में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू होंगे, और 29 अगस्त को राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मैच होंगे। इस प्रकार आप विश्व के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोबारा भी हो सकता है कि आप पहले वाला रिकॉर्ड, क्योंकि सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले खिलाड़ी अब की बार 2023 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में हो सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन और ज्यादा विस्तृत हो सकता है। तो वो है अशोक जी चांदना, जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजीव गांधी ग्रामीण ओपन करा के। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड किसे दिया गया? अशोक चांदना को दिया। लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि राजस्थान की सरकार की अगुवाई में जो युवा एवं खेल एवं युवा मामलों के मंत्री है अशोक जी चांदना, उन्होंने बालिकाओं के उत्थान और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। और किसने दिया? विमेन इकोनॉमिक फोरम की तरफ से दिया गया। अब बात आती है राजीव महर्षि की। हमारी अंतिम पर्सनालिटी आज की राजीव महर्षि। थोड़ा थोड़ा करके वीडियो इतना लंबा हो जाता है और अपने को स्टैटिक जीके निकालना है। राजीव महर्षि को कौन नहीं जानता है? ये आप राजस्थान मुख्य सचिव रहे हैं, यानी सचिवों के सचिव और सीएम के एकदम नजदीक, और इस प्रकार राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी के आप मुखिया रहे हैं। कौन? राजीव महर्षि। राजीव महर्षि, राजीव महर्षि, राजीव महर्षि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव रहे। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव रहे। मुख्य सचिव के अलावा इन्होंने और अन्य सचिवों का कार्य भी संभाला। आप केंद्र सरकार में गृह सचिव भी रहे। आप केंद्र सरकार में गृह सचिव रहे। आप केंद्र सरकार में वित्त सचिव रहे। आप केंद्र सरकार में वित्त सचिव रहे। आप भारत सरकार के नियंत्रण एवं लोक लेखा परीक्षक भी रहे, जिन्हें केग कहा जाता है। आप पूर्व केग कहे जाते हैं। इस प्रकार आपने केग का कार्य भी संभाला। आपने यूएनओ के ऑडिटर लोक लेखा समिति के उपाध्यक्ष का कार्य भी आपने संभाला। यूएनओ के नियंत्रण एवं लोक लेखा समिति जो होती है, यानी ऑडिटर होते हैं, उनके आप उपाध्यक्ष थे। ऑडिटर
उपाध्यक्ष का कार्य भी राजीव महर्षि ने संभाला है। इस प्रकार आप राजीव महर्षि वर्सेटाइल जीनियस रहे हैं। राजीव महर्षि पूर्व कैग होने के साथ साथ इन्होंने का जो वर्तमान पद है वो है कि ये जब रिटायर्ड हो गए तब राजीव महर्षि को टाटा पावर का नया स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किया। आपको एक निजी कंपनी है रतन टाटा के अगुवाले भाई, टाटा पावर का आपको क्या बनाया गया, स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया। इस प्रकार आपकी प्रमुख भूमिका रहेगी टाटा समूह को उठाने की। इसलिए टाटा समूह के स्वतंत्र डायरेक्टर किसको बनाए गए, राजीव महर्षि। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, जब सचिवों की बारी आती है, मुख्य सचिव की, आजकल क्वेश्चन है वो मुख्य सचिव से पूछा जाता है और क्रम पूछा जाता है, इनमें से राजस्थान का कौन सा मुख्य सचिव नहीं रहा। यहाँ कोई मुख्य सचिवों के साथ में विवाद होता है तो भी पूछा जाता है। तो राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं 2013-14 में, और केंद्र सरकार में आप गृह सचिव रहे हैं, वित्त सचिव रहे हैं, आप पूर्व केग कहे जाते हैं, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप जो यूएनओ की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनके आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस प्रकार राजीव महर्षि का नया पद है वो टाटा पावर का स्वतंत्र डायरेक्टर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की हमारी पर्सनालिटी। देखते रहिए हमारी वीडियो को और परीक्षा उपयोगी सामग्री को छांटना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।